स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत के इतिहास की एक तेज तर्रार और बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास जो स्रोत है वो 300 ईसा पूर्व के 3 मुकुटधारी राजाओं से लेकर 1947 की आजादी तक का पूरा सफरनामा है। और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि कैसे हजारों साल में कला, व्यापार और सोच ने एक ऐसी पहचान बनाई जो आज भी दक्षिण भारत की रगों में दौड़ती है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इन अलग अलग राजवंशों, महाकाव्यों और शानदार मंदिरों के धागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखना। हाँ। चलिए इस कहानी को खोलते हैं और शुरुआत करते हैं उस दौर से जब संगम साहित्य लिखा जा रहा था और रोम से जहाज सोना लेकर भारत के तट पर आके थे। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। दक्षिण भारत की कहानी पहले दिन से ही एक वैश्विक कहानी रही है। मतलब ये कभी अलग थलग नहीं थी। कभी नहीं। ये मसालों, विचारों और संस्कृति के आदान प्रदान की कहानी थी। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 मुकुटधारी राजाओं से। हाँ, चेर, चोल और पांड्या। हमारे दस्तावेजों में इनकी राजधानियों का जिक्र है, वंजी, उरैयूर और मदुरई। ये नाम आज भी गूंजते हैं। बिल्कुल। और इसी समय तमिल भाषा में कुछ महान ग्रंथ लिखे गए जिन्हें हम संगम साहित्य कहते हैं। जैसे कि तुल्कापियम, एत्तुतोगई। हाँ, और पत्तुपाटू। लेकिन ये सिर्फ कविता नहीं है, ये उस दौर का गूगल सर्च है। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर आपको जानना है कि उस समय का समाज कैसा था, लोग कैसे रहते थे, व्यापार कैसे करते थे, तो जवाब इन कविताओं में छिपा है। और व्यापार की बात करें तो स्रोत में मुजिरिस और पुहार जैसे बंदरगाहों का जिक्र है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस समय के ग्लोबल ट्रेड हब थे, है ना? बिल्कुल। कल्पना कीजिए, रोमन व्यापारी अपने जहाजों में सोना भर के ला रहे हैं और यहाँ से काली मिर्च और मसाले ले जा रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं रहा होगा। अरे बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक इंजन था जिसने इस पूरे इलाके को बेहद अमीर बना दिया। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में रोमन सिक्के मिलना इस बात का जीता जागता सबूत है। इस दौर के बाद एक और बड़ा नाम सामने आता है, सातवाहन। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, यानी आज का पैठन। हाँ, सातवाहनों ने एक बहुत जरूरी काम किया। उन्होंने दक्कन के पठार पर, मतलब मध्य भारत में, एक विशाल और स्थिर साम्राज्य बनाया। वो उत्तर और दक्षिण के बीच एक पुल की तरह थे। और उनके सबसे शक्तिशाली राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी, एक बहुत ही दिलचस्प किरदार। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उन्होंने शक और पहलवों जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को हराया। क्या उनकी ताकत सिर्फ उनकी सेना में थी? सेना तो थी ही, लेकिन उनकी असली स्मार्टनेस उनके सिक्कों में दिखती है। सिक्कों में? हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अपने दुश्मनों को हराकर सिर्फ उनका राज ही नहीं छीना, बल्कि उनके सिक्कों के ऊपर अपनी मोहर लगा दी। ओह! सोचिए, ये कितना शक्तिशाली राजनीतिक संदेश था। ये कहना था कि तुम्हारा दौर खत्म, अब यहाँ मेरा राज है। वाह, ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। तो सातवाहनों के बाद दक्कन में सत्ता का केंद्र किसके हाथ में आया? यहाँ से कहानी चट्टानों और पत्थरों की तरफ मुड़ती है। 6ठी शताब्दी में आते हैं बदामी के चालुक्य, जिनकी नींव पुलकेशिन प्रथम ने रखी। जी। और इन्हीं में से एक राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, जिनके बारे में हमारे दस्तावेजों में एक बहुत बड़ी जीत का जिक्र है। उन्होंने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को हराया था। ये कितनी बड़ी बात थी उस समय? ये इतिहास बदलने वाली घटना थी। हर्षवर्धन उस समय उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उनकी नजर दक्षिण पर थी। और पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया। हाँ, इस एक जीत ने सदियों के लिए उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक तरह की राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमा खींच दी। इसने ऐलान कर दिया कि दक्कन एक अलग शक्ति केंद्र है। और इसी दौर में हमें कला का एक बिल्कुल नया रूप देखने को मिलता है। स्रोत ऐहोल, बादामी और पट्टाडकल जैसी जगहों का जिक्र करते हैं। हाँ, जहाँ चट्टानों को काटकर मंदिर बनाए गए। एक मिनट, चट्टानों को काटकर बनाने का मतलब क्या है? ये ईंट पत्थर जोड़ने से अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। फर्क जमीन आसमान का है। ईंट पत्थर जोड़कर आप एक इमारत बनाते हैं, लेकिन चट्टान को काटना मतलब आप एक पूरे पहाड़ को एक मूर्ति की तरह तराश रहे हैं। मतलब इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती? बिल्कुल नहीं। एक गलत छेनी और पूरा ढांचा बर्बाद हो सकता है। ये वास्तुकला से ज्यादा मूर्ति कला है और चालुक्यों ने इसकी शुरुआत की। तो चालुक्यों ने ये अविश्वसनीय परंपरा शुरू की, लेकिन क्या किसी ने इसे और आगे बढ़ाया? इसे इसके चरम पर कौन ले गया? यहाँ मंच पर आते हैं राष्ट्रकूट, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में चालुक्यों को हराया, और उनके राजा
कृष्ण प्रथम ने कुछ ऐसा किया जो आज भी दुनिया के लिए एक अजूबा है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है कि ये एक ही चट्टान से बना है, लेकिन इसकी असल भव्यता क्या है? कल्पना कीजिए, कारीगरों ने कोई नींव नहीं खोदी, कोई पत्थर नहीं जोड़ा। उन्होंने एक विशाल ज्वालामुखी चट्टान के ऊपर से काम शुरू किया और उसे नीचे की तरफ काटते तराशते गए। ऊपर से नीचे? जी, ऊपर से नीचे। उन्होंने एक पूरे पहाड़ को खोखला करके एक बहुमंजिला मंदिर बना दिया। ये आर्किटेक्चर नहीं, ये जादू जैसा लगता है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। आज भी बड़े बड़े इंजीनियर हैरान हैं कि बिना आधुनिक तकनीक के ये कैसे किया गया। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये राष्ट्रकूटों का दुनिया को ये बताने का तरीका था कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम पहाड़ को भी अपनी मर्जी से आकार दे सकते हैं। तो हमने जमीन पर राज करने वाले और पहाड़ों को तराशने वाले राजा देखे। अब कहानी समुद्र की ओर बढ़ती है ना, चोल साम्राज्य की ओर। बिल्कुल। अगर दक्षिण भारत के इतिहास में एक साम्राज्य को सुपर पावर कहा जा सकता है तो वो चोल थे। 9वीं शताब्दी में विजयालय ने इसकी नींव रखी। हाँ, लेकिन राजराजा चोल प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोल ने इसे उस बुलंदी पर पहुंचाया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। राजराजा चोल का नाम आते ही तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर याद आता है। ये भी एक यूनेस्को विश्व धरोहर है। और क्यों ना हो, उसकी भव्यता तो है ही, लेकिन उसकी इंजीनियरिंग देखिए। मंदिर के शिखर पर लगभग 80 टन का एक ही पत्थर रखा गया है। 80 टन? उस जमाने में उसे उतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा? ये आज भी एक रहस्य है, लेकिन चोलों की शक्ति का राज सिर्फ उनके मंदिर नहीं थे। तो फिर क्या था? स्रोत उनकी नौसेना, प्रशासन और सिंचाई व्यवस्था की बात करते हैं। हाँ, और यही असली बात है। हम भारत में हमेशा जमीनी ताकतों की बात करते हैं, लेकिन चोल एक समुद्री महाशक्ति थे। उनकी नौसेना इतनी ताकतवर थी कि बन्नाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाने लगा। बिल्कुल। उन्होंने अपना प्रभाव सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया, आज के इंडोनेशिया, मलेशिया तक फैलाया। वो व्यापार के रास्ते नियंत्रित करते थे। और उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम तो उनसे भी एक कदम आगे निकल गए। वो अपनी सेना लेकर गंगा नदी तक पहुंच गए। हाँ, और ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। कैसा प्रतीक? सदियों से ये माना जाता था कि शक्ति का केंद्र उत्तर में गंगा के मैदानों में है। राजेंद्र चोल ने उत्तर को जीतकर वहां से गंगा जल लेकर अपनी नई राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम में बने मंदिर का अभिषेक किया। ये उनका ऐलान था कि अब शक्ति का असली केंद्र दक्षिण में है। वाह! अच्छा, इसी दौरान एक और राजवंश पल्लव कांचीपुरम से शासन कर रहे थे। उनका क्या योगदान था? पल्लवों को हम द्रविड़ वास्तुकला शैली के जनक मान सकते हैं। अच्छा। उन्होंने ही महाबलीपुरम में उन शानदार रथ मंदिरों और शोर टेम्पल का निर्माण करवाया। दिलचस्प बात यह है कि ये रथ मंदिर भी कैलाशनाथ मंदिर की तरह एक ही चट्टान को तराश कर बनाए गए हैं। तो मतलब उस पूरे दौर में राजवंश एक दूसरे से होड़ लगा रहे थे। हाँ, ऐसा लगता है कि होड़ लगी थी कि कौन ज्यादा भव्य और स्थायी कलाकृति बना सकता है। तो इन महान साम्राज्यों के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। ये क्यों महत्वपूर्ण था? विजयनगर साम्राज्य उस समय दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति और प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की। और राजधानी थी हम्पी। जी। और यहाँ सबसे महान राजा का नाम आता है कृष्णदेव राय। स्रोत बताते हैं कि उनका शासनकाल कला और साहित्य का स्वर्ण युग था। बिल्कुल। कृष्णदेव राय सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक कवि और कला के संरक्षक भी थे। उन्होंने खुद तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा जैसा महाकाव्य लिखा। उस समय के यूरोपीय यात्रियों ने भी हम्पी की बहुत तारीफ की है। हाँ, उन्होंने लिखा कि दुनिया में ऐसा भव्य और समृद्ध शहर उन्होंने कहीं नहीं देखा। हम्पी के बाजारों में हीरे जवाहरात सब्जियों की तरह बेचे जाते थे। आज भी हम्पी के खंडर उसकी उस शान की कहानी कहते हैं। सही कहा। लेकिन इतनी भव्यता का अंत इतना दुखद क्यों हुआ? 1565 में तालीकोटा का युद्ध नगर की सेना को हराया, लेकिन हार से भी ज्यादा भयानक था उसके बाद का मंजर। मतलब? विजेता सेनाओं ने हम्पी शहर को महीनों तक लूटा और उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। एक महान सभ्यता के केंद्र को खंडार में बदल दिया गया। इस एक युद्ध ने दक्षिण भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। विजयनगर के पतन के बाद क्या हुआ?
क्या कोई और बड़ी शक्ति उभरी? विजयनगर के बाद सत्ता कई छोटे छोटे राज्यों और दक्कन की सल्तनतों जैसे बीजापुर और गोलकुंडा में बट गई। गोलकुंडा का किला या बीजापुर का गोल गुंबज, ये सब इसी दौर के हैं। जी हाँ, इन्होंने भी कला को संरक्षण दिया। लेकिन अगली बड़ी कहानी मैसूर से शुरू होती है, जहां हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान का उदय हुआ। शेर मैसूर टीपू सुल्तान, उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। कड़ी टक्कर से कहीं ज्यादा। उस समय जब भारत के ज्यादातर शासक अंग्रेजों से समझौते कर रहे थे, टीपू ने उनका डटकर मुकाबला किया। वो एक आधुनिक सोच वाले शासक थे। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अपनी सेना में रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल किया था। हाँ, बिल्कुल। और इसने अंग्रेजों को हैरान कर दिया था। वो समझते थे कि भविष्य की लड़ाइयां तकनीक से जीती जाएंगी। लेकिन फिर भी 1799 में उनकी हार हुई और उनकी मृत्यु हो गई। क्या ये दक्षिण में ब्रिटिश राज की असली शुरुआत थी? हाँ, ये एक निर्णायक मोड़ था। टीपू की हार के बाद दक्षिण में कोई ऐसी बड़ी ताकत नहीं बची थी जो अंग्रेजों को संगठित रूप से चुनौती दे सके। और इसके बाद अंग्रेजों ने मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की। जी, जिसमें आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक के बड़े हिस्से शामिल थे। और ये सिर्फ एक शासक का बदलना नहीं था, है ना? अंग्रेज अपने साथ रेलवे, नई शिक्षा और कानून व्यवस्था लाए। इसका बहुत गहरा और दूरगामी असर पड़ा। एक तरफ इसने इस क्षेत्र को बाकी दुनिया से एक नए तरीके से जोड़ा, लेकिन दूसरी तरफ इसने पारंपरिक सामाजिक और आर्थिक ढांचों को भी तोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, जिसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हुए। और इसी संघर्ष के बीच से स्वतंत्रता आंदोलन की भावना ने भी जन्म लिया। और आखिरकार 1947 में ये पूरा इलाका अपनी हजारों साल की विरासत के साथ स्वतंत्र भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। बिल्कुल, एक शानदार सफर एक नए मुकाम पर पहुंचा। तो संगम युग के कवियों से लेकर चोलों की समुद्री ताकत तक, हाँ, राष्ट्रकूटों के पहाड़ तराशने के जुनून से लेकर विजयनगर की भव्यता और उसके दुखद अंत तक, और फिर टीपू के प्रतिरोध से आजादी तक, ये वाकई एक जबरदस्त कहानी है। और अगर हम देखें तो इसमें एक बात लगातार चलती रही है। राजवंश बदलते रहे, राजधानियां उजड़ती और बसती रहीं, लेकिन कला, भाषा और संस्कृति की एक धारा हमेशा बहती रही। यही दक्षिण भारत की असली पहचान है। हाँ।